इसराइल बना गाज़ा। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना। अभी के वक्त में देखा ये जा रहा है कि ईरान ने इसराइल के अंदर इतने हमले किए हैं कि इसराइल एक तरीके से दूसरा गाज़ा बन चुका है। अब आप लोग ये मत सोचने लगना कि मैं आपको ये सारी खबरें बढ़ा चढ़ाकर बताता हूँ, क्योंकि मैं सारी खबरें आपको रियल बताता हूँ। यानी कि आप यकीन मानने पर मजबूर हो जाओगे कि ईरान ने इसराइल के ऐसी ऐसी जगह पर रात मिसाइलें बरसाई हैं कि नेतन्याहू इस बात को बोलने पर मजबूर हो गए कि इस पूरी जंग के अंदर, जब से ये जंग चालू हुई है तब से आज तक की रात में हमारे साथ में कभी भी कोई ऐसी रात नहीं गुजरी है। यानी कि इसराइल के लिए सबसे ज्यादा भयानक रात ये कल की रात थी। जैसे एक वक्त में इसराइल की तरफ से गाजा के ऊपर हमले किए जा रहे थे, गाजा को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई थी और उसको खत्म भी कर दिया गया था। तो वहां के जो लोग उस वक्त में अपने मुंह से बयान दे रहे थे, वही बयान सेम रात इसराइल के लोगों से भी सुनाई दे रहा था। जैसी तस्वीरें हमारे सामने आज तक गाजा को लेकर आ रही थी, आज हमारे सामने उसी तरीके की तस्वीरें इसराइल को लेकर भी सामने आ रही हैं। दोस्तों, सबसे पहले खबर मैं आपको बताता हूं। इसराइल के अंदर एक एरिया पड़ता है डिमोना। ये एक रिहायशी एरिया है और इस एरिया के अंदर रात अपने का वक्त बताऊं तो तकरीबन अपने इंडिया के वक्त में रात के 12-1 बजे के वक्त में ईरान ने अपनी कुछ भयानक मिसाइलें, जो इतनी ज्यादा खतरनाक मिसाइलें थी कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उनको डिटेक्ट नहीं कर पाया, और बिना डिटेक्ट करे ईरान की मिसाइलें उस डिमोना क्षेत्र के अंदर जाकर उसके अंदर गिर गईं। और वो मिसाइलें इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वहां पर कैसे हालात हो चुके हैं, कुछ फोटोज आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे होंगे। ईरान की तरफ से भेजी गई उन मिसाइलों के पीछे इसराइल की 2 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल लगी थी, लेकिन उन मिसाइलों को चकमा देकर ईरान के मिसाइलें डिमोना क्षेत्र के अंदर जाकर गिर जाती हैं और वहां पर बिल्डिंगों के ऐसे हालात हो जाते हैं कि शायद मैं आपको बताना सही नहीं समझ सकता। कुछ फोटोज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये उसी डिमोना क्षेत्र के फोटो हैं। और एक वक्त में जैसे इसराइल ने गाजा के अंदर हालात बना दिए थे, आज बिल्कुल वैसे ही हालात, हूबहू हालात इसराइल के अंदर ईरान ने बना दिए हैं। इसराइल का ये डिमोना क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि इस क्षेत्र के अंदर इसराइल का एक परमाणु केंद्र भी बना हुआ है, लेकिन ईरान की तरफ से उन परमाणु केंद्र के ऊपर कोई भी हमला नहीं किया गया। ईरान ने जो हमला किया वो इनका जो परमाणु केंद्र बना हुआ था उससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पर हमला किया गया था। और इस हमले में कौन कौन लोग मारे गए, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, जो लोग उस परमाणु हथियार को बनाने में जो सहायक थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि इसराइल जो परमाणु हथियार बना रहा था, परमाणु बम बना रहा था, या फिर परमाणु जो भी परमाणु से रिलेटेड सामान बना रहा था इसराइल, तो उस सामान को बनाने में जितने वैज्ञानिक, जितने कर्मचारी, जो लोग रहते थे, वो कुछ अपार्टमेंट में रहते थे। डिमोना परमाणु केंद्र से 10 किलोमीटर दूर अपार्टमेंट बने हुए थे, उस जगह पर वो सभी लोग रहते थे। और ईरान को ये खबर मिल जाती है कि तमाम लोग जो डिमोना परमाणु एरिया के अंदर काम करते हैं वो इन अपार्टमेंट के अंदर रहते हैं। तभी ईरान ने रात के तकरीबन 12-1 बजे इसराइल के ऊपर अचानक मिसाइलें बरसाना चालू कर दी। ईरान की तरफ से इसराइल के इस डिमोना क्षेत्र के ऊपर कई सारी मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन इन मिसाइलों में से सिर्फ एक मिसाइल बच पाई, जो 2 एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइलों को चकमा देकर उस डिमोना क्षेत्र में गिर जाती है। और भयानक मंजर वहां का कैसा हो जाता है ये स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। और जब ईरान की मिसाइलें डिमोना क्षेत्र को पूरी तरीके से तबाह कर देती हैं, उसके बाद में इस हमले से इसराइल उभर भी नहीं पाया था। उस 2 घंटे के अंदर अंदर एक इसराइल के अंदर क्षेत्र पड़ता है आराम नाम का, उस आराम क्षेत्र के अंदर ईरान की कुछ मिसाइलें जाकर इसराइल को पूरी तरीके से तबाह कर देती हैं। वहां पर भी बहुत सारे अपार्टमेंट को तोड़ा जाता है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। यानी कि आप खुद सोच कर देखिए, सिर्फ 2 से 3 घंटे के अंदर ईरान ने इसराइल की 2 बेहतरीन जगहों पर हमले किए। और इस हमले के अंदर भी इसराइल का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम या फिर एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल कामयाब नहीं हुई। ईरान की तरफ से दागे गई कई मिसाइलें छोड़ी गई थी, उसमें से 2 मिसाइलों ने आराम एरिया के अंदर जाकर उन अपार्टमेंटों के अंदर इतनी बुरी तबाही मचाई। आपके सामने स्क्रीन पर फोटो आ रहे होंगे, आप चेक कर सकते हैं। यहां पर भी बड़ी बड़ी रिहायशी बिल्डिंगें बनी हुई थी, रिहायशी मकान बने हुए थे, बहुत सारे अपार्टमेंट बने थे। तो यहां पर वो अपार्टमेंट तो खत्म होते हैं, उसके साथ साथ हजारों लोगों की जान भी जाती है। इसराइल के साथ में बिल्कुल सेम हालात, सेम दौर वही गुजार रहा है जैसे एक वक्त में गाजा के साथ में इसराइल गुजार रहा था। इसराइल रिहायशी एरियो में, बड़े बड़े रिहायशी एरियो में आतंकवाद के नाम पर, आतंकवाद को खत्म करने के लिए वहां पर हमले करता था, मासूम लोगों की जान जाती थी, तमाम पूरी तरीके से उसने गाजा को खत्म कर दिया। और आज कैसा वक्त है आप इस बात को सोच सकते हैं, देख सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है
इन फोटोज में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आखिरकार ईरान ने इजराइल के कैसे हालात बना दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो तकरीबन 200-250 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, जिसमें बहुत सारे लोग काफी बुरे नाजुक हालात में मौजूद हैं। लेकिन अभी कितने लोग वहां पर मरे हैं, कितनों का इंतकाल हुआ है, इस बात के बारे में इजराइल की तरफ से कोई भी रिपोर्ट हमारे सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, इतना अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर 200-250 लोग घायल हुए हैं तो तकरीबन 100-150 लोग तो मारे गए होंगे। इस हमले के अंदर 100-150 लोग तो मामूली सी बात है लोगों का मरना, क्योंकि ये जो एरिया था, ये जो इलाका था, इसके अंदर हजारों लोग रहते थे। बिल्डिंगों के कैसे हालात हो गए आपने फोटोज में देख ही लिया। और ये हमले ऐसे थे कि इस हमले को देखने के बाद में बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को पोस्ट करने पर मजबूर हो गए। ट्विटर के ऊपर उनका एक पोस्ट आता है जिसके अंदर वो लिखते हैं कि हमारे फ्यूचर के चल रहे प्लान के मुताबिक सबसे ज्यादा खतरनाक रात हमारे लिए यही बीती है, सबसे ज्यादा दुख भरी रात हमारे लिए आज तक की यही है, इस हमले और इस वार को लेकर। जब से ये जंग हमने चालू की है या फिर ये जंग चल रही है, इन तमाम 20-25 दिनों के अंदर अंदर सबसे ज्यादा भयानक रात हमारी यही गुजरी है। लेकिन जिस कदर तबाही ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के अंदर जाकर मचाई है, इस बात से हमें अंदाजा लगाना शायद मुमकिन नहीं है कि ये मिसाइलें कौन सी थी। लेकिन इजराइल की तरफ से ये पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये जो मिसाइल थी, ये जहां तक खुर्रम शहर 4 मिसाइल थी और ये अपने अंदर तकरीबन 1/2 टन वॉर हिट लेकर आई थी, तभी उसने हमारे शहर के अंदर इतनी ज्यादा बुरी तरीके से हालातों को अंजाम दिया, इतनी बुरी तरीके से तबाही मचाई। जहां तक ये जो मिसाइलें थी, ये खुर्रम शहर 4 थी। ईरान की 2 मिसाइलें तकरीबन 10 एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर इजराइल के अंदर जाकर फट जाती हैं। और ईरान ने ये हमले क्यों किए, क्योंकि मैं आपको बता दूं, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था और इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि जो अमेरिका और इजराइल है, उनकी तरफ से ईरान के जो परमाणु क्षेत्र हैं, परमाणु केंद्र हैं, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और इन्हीं हमलों को देखते हुए ईरान ने भी डिमोना और अराद एरिया को चुना, क्योंकि इन एरिया के अंदर वो लोग रहते थे, वो ऐसे महान लोग रहते थे जिनकी वजह से परमाणु हथियार बनाए जा सकते थे, जिन्हें परमाणु हथियारों के बारे में अच्छी नॉलेज थी, या फिर उनको आप वैज्ञानिक बोल सकते हैं, या फिर उनको आप कुछ ऐसे इंजीनियर बोल सकते हैं जो परमाणु हथियार बनाने में सक्षम थे। अमेरिका इजराइल ने तो ईरान के परमाणु केंद्र के ऊपर, परमाणु केंद्र के तकरीबन ही हमला किया था, लेकिन जब ईरान ने हमला किया तो इनके केंद्र से थोड़ी सी दूरी पर हमला किया, लेकिन उन लोगों पर हमला किया जो परमाणु हथियार बना सकते थे। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई जंग होती है, इजराइल के अंदर कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, लेकिन इजराइल कभी इस बात को खोलता नहीं है। लेकिन नेतन्याहू इस बार मजबूर हो चुके हैं ये बताने पर लोगों को कि देखिए ये युद्ध अपराध हो रहा है, हमारे देश के अंदर बहुत सारे मासूम लोगों की जान ले ली जा रही है सिर्फ इस बिना पर कि वो लोग हमारे देश का साथ दे रहे हैं। अब देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, ये बात तो आपको भी सोचनी चाहिए थी जब आप ईरान के ऊपर हमला कर रहे थे। ये बात तो आपको तब सोचनी चाहिए थी जब आप अमेरिका के साथ में मिलकर गाजा को पूरी तरीके से तबाह कर रहे थे। अब आप खुद सोच कर देखिए, आपने भी लाखों मासूम बच्चों की जान ली, तो फिर जब आपके मासूम लोगों की जान जा रही है जो आपके शहर में आपके काम को बढ़ावा दे रहे हैं, तो आपको किस बात का दर्द हो रहा है। जब एक वक्त में इजराइल गाजा के ऊपर हमला करता था, तब गाजा के लोग भी इसी बात को बोलते थे कि ये हमारे लोगों की जान ले रहे हैं, ये युद्ध अपराध कर रहे हैं। और आप खुद सोचकर देखिए वक्त ने कैसा पासा पलटा कि इनके ऊपर ही आ बीती। इजराइल अब इस बात को बोलने पर मजबूर है कि ईरान हमारे लोगों को मारकर युद्ध अपराध कर रहा है। अब बात रही इजराइल और अमेरिका की, तो डोनाल्ड ट्रंप इस बात को सोच रहे थे कि हम 1-2 दिन के अंदर या फिर 4-5 दिन के अंदर किसी भी तरीके से ईरान को अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन जब इन्हें यह दिखाई दे रहा है कि ईरान इतने दिन होने के बावजूद, इतने ज्यादा नुकसान होने के बावजूद भी हमारे कब्जे में नहीं आ पा रहा है, तो ये लोग अंदर ही अंदर सबसे पहली बात बाहर तो धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया, ट्विटर, इन सब पर जाकर वो ट्वीट करते हैं ईरान को धमकी देते हुए। लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या करते हैं, तमाम देशों के साथ में मीटिंग फिक्स करते हैं। इस मीटिंग के अंदर वो तमाम देशों से इस बात को बोलते हैं कि ईरान के साथ में हमारा सीज फायर करवाया जाए, यानी बाहर बार हमारा जीत का आलम भी हो जाए, नाक भी ना कटे, और अंदर ही अंदर हम सीज फायर करवा के इस बात को रुकवा भी दें, इस जंग को रुकवा भी दें। लेकिन जब ये बात ईरान तक पहुंचती है तो ईरान साफ मना कर देता है। ईरान बोलता है कि हम किसी भी हालात में सीज फायर नहीं करेंगे, तो उन्होंने 48 घंटे की धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की धमकी देते हुए इस बात को बोला है, ट्रंप ने ट्वीट करके ईरान के लिए इस बात को बोला है कि 48 घंटे के अंदर अंदर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दो। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को नहीं खोलते हैं तो हम ईरान के सबसे बड़े पावर प्लांट के ऊपर हमला करेंगे, जिससे कि
आपके ईरान के अंदर 80% लोग अंधेरे में आ जाएंगे, क्योंकि ईरान के अंदर एक ऐसा प्लांट मौजूद है जिससे कि पूरे ईरान के तकरीबन 80% इलाकों के अंदर बिजली जाती है। यानी कि आप सोचकर देखिए कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप जब किसी भी बात से नहीं जीत पाए तो उन्होंने ईरान को धमकी देना चालू कर दी। अभी तो डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मिलकर कोई इस तरीके की धमकी ईरान को दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से इसके लिए कोई भी जवाब हमारे सामने नहीं आया है। जवाब क्या आएगा वो तो आगे की बात है, लेकिन इस बात को आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ईरान कभी भी इन तमाम देशों से नहीं डरा है। ये किसी भी तरीके की धमकी देते रहे, और ये लोग धमकी सिर्फ इस बात पर दे रहे हैं क्योंकि जंग में किसी भी तरीके से ईरान से नहीं जीत पा रहे। इसी चीज को देखकर इन लोगों ने धमकी देना चालू कर दिए ईरान को। ये सोच रहे हैं कि शायद हमारी धमकियों का असर थोड़ा बहुत ईरान के ऊपर हो जाए। अभी के वक्त में इजराइल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, इतने बुरे हालातों से गुजर रहा है कि शायद मुझे लगता नहीं है कि वो कभी भी ऐसे हालातों से पहले गुजरा होगा। और इन्हीं सभी हालातों को देखते हुए इजराइल ने यूनाइटेड नेशन से एक अपील की है कि जल्द से जल्द एक बैठक बिठाई जाए तमाम देशों को लेकर और हमें बचाया जाए। ईरान से बोला जाए कि हमारे पर हमला ना करे, क्योंकि ईरान ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो पूरी दुनिया के अंदर बैन है। क्लस्टर मिसाइल जो कि अपने साथ में लाखों हजारों की तादाद में बम लेकर जाती है। ये बात आखिरकार कौन बता रहा है? नेतन्याहू ना। किससे बोल रहे हैं? यूनाइटेड नेशन से। वही यूनाइटेड नेशन जिसे आज तक नेतन्याहू एक आतंकवादी संगठन बताते आए हैं। यूनाइटेड नेशन को जो नेतन्याहू है वो आज तक आतंकवादी संगठन बताते हैं, और जब आज उनके हालात बुरे हैं तो वो यूनाइटेड नेशन से ही मदद मांग रहे हैं। जहां तक देखा ही जा रहा है कि अभी के वक्त में इजराइल हो, अमेरिका हो, ये किसी भी तरीके से ईरान को अपने कब्जे में नहीं कर पा रहे हैं। और इन तमाम देशों को देखो आप, सऊदी अरब हो गया और कतर हो गया, बहरीन हो गया, जितने भी ऐसे देश हैं जो ईरान के खिलाफ खड़े हैं, और ईरान सिर्फ अकेला खड़ा होकर इन तमाम देशों का सामना कर रहा है और अभी भी जीत रहा है। कहीं पर भी ईरान अभी तक नहीं दबा है। ईरान के अंदर कोई भी ऐसे हालात नहीं है भाई जिनको देखकर इजराइल और अमेरिका के हम ये बोले कि हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया काम करा। तो अभी यही देखा जा रहा है कि ईरान ने बहुत बढ़िया काम करा है। इजराइल को पूरी तरीके से तबाह करने की प्लानिंग ईरान करके बैठा है, और कहीं पर भी ना ही वो नेतन्याहू से डर रहा है, ना ही वो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप से। फिलहाल आज की इस वीडियो में जो जो खबरें मेरे सामने आई थी वो मैंने आपको पूरी तरीके से बताने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी सारी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगा, जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।